अगर कोई शैतान किसी मासूम बच्चे को छोड़कर किसी और इंसान के शरीर में चला जाए, तो क्या वो इंसान कातिल कहलाएगा या शिकार? ये कहानी है उस मर्डर की जो इंसान ने किया, लेकिन काबू शैतान का था। द कंजूरिंग 3 सिर्फ डर की कहानी नहीं, बल्कि कानून और शैतान की सबसे खतरनाक जंग है। मूवी की शुरुआत एक बेहद डरावने सीन से होती है। हम देखते हैं एक 8 साल का बच्चा डेविड, जो हर वक्त डरा सहमा रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ होता है, जैसे कोई अनदेखी चीज उसे लगातार परेशान कर रही हो। डेविड के माता पिता भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बच्चा अचानक ऐसा क्यों बदल गया है। हालात बिगड़ते देख एक दिन वो घर में एक्सर्सिज्म के लिए चर्च से लोगों को बुलाते हैं। यहाँ आते हैं मशहूर कपल एड और लोरेन वॉरेन और उनके साथ चर्च के फादर। उस वक्त घर में डेविड की बहन और उसका एक करीबी दोस्त भी मौजूद होता है, जिसकी डेविड से काफी अच्छी दोस्ती थी। वो उसे कमरे में लेके जाता है और उसे सुला देता है। तभी डेविड को महसूस होता है कि कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे वो भागकर बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन वहां भी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। दीवारों पर अजीब अजीब साए, हाथों जैसे निशान दिखने लगते हैं। अचानक डेविड जमीन पर गिर पड़ता है, उसका शरीर अकड़ने लगता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही पूरा परिवार ऊपर दौड़कर आता है। अब डेविड पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। वो अपने ही पिता पर हमला कर देता है। एड उसे उठाकर नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड अपने नाखूनों से दीवारों को खरोंचता चला जाता है, मानो किसी और ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर डेविड को लिटाया जाता है। फादर उस पर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी माहौल और खौफनाक हो जाता है। डेविड के मुंह से अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। घर के अंदर तेज हवा चलने लगती है, चीजें उड़ने लगती हैं, जैसे कोई भयानक तूफान आ गया हो। दोनों एक्सर्सिस्ट्स पूरी ताकत से डेविड को पकड़े रहते हैं, लेकिन वो अपने शरीर को असंभव तरीके से मोड़ने लगता है, जो देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तभी एर्नी आगे आता है। वो डेविड को पकड़कर उस अंधेरी ताकत से कहता है, तुम जो भी हो, इस मासूम बच्चे को छोड़ दो। अगर आना है तो मेरे अंदर आ जाओ। और यही कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। डेविड की आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं, लेकिन जो भी डीमन या स्पिरिट उसके अंदर थी, वो अब उस लड़के के शरीर में चली जाती है। अब उसकी हालत बिगड़ने लगती है। दूसरी तरफ इस एक्सर्सिज्म के दौरान एड पर भी बुरी तरह हमला होता है। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी पत्नी को बताते हैं कि उसे गंभीर हार्ट अटैक आया है और शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उसकी जान लगभग ले ली। यहीं से शुरू होती है द कंजूरिंग 3 की असली डरावनी कहानी, जहां सवाल सिर्फ भूत का नहीं, बल्कि इंसान की आस्था, कुर्बानी और शैतान से टकराने की हिम्मत का है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एर्नी अब ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। वो हंस रहा है, अपनी दोस्त के साथ काम कर रहा है, जैसे उसके साथ कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है, उसकी नजर एक दीवार पर बने अजीब से होल पर पड़ती है। जिज्ञासा में वो उस होल के अंदर झांकता है और तभी अचानक उसे वहां एक डरावनी आत्मा नजर आती है, जो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। वो किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। हकीकत ये थी कि डेविड की आत्मा उसकी बॉडी को छोड़ चुकी थी और अब वो एर्नी के अंदर पूरी तरह घुस चुकी थी। धीरे धीरे वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने वाली थी, उसे अंदर से तोड़ने वाली थी। डर के मारे वो वहां से भागकर बाहर आता है और गुस्से में चैनसो से लकड़ी काटने लगता है, लेकिन चैनसो स्टार्ट ही नहीं होती। तभी उसे अपने पीछे एक रहस्यमय शख्स दिखता है, जो बस उसे घूर रहा होता है। अचानक चैनसो स्टार्ट होती है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर चैनसो नीचे गिर जाती है और उसकी जान बच जाती है। डर से कांपता हुआ वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे रोक लिया जाता है।
उधर हॉस्पिटल में जब एड को होश आता है तो एड साफ साफ कहता है डेविड की आत्मा अब इस लड़के की बॉडी में जा चुकी है और वो बेहद खतरनाक है। वो अपनी पत्नी लोरेन से कहता है कि तुरंत डेविड की बहन को कॉल करो, लेकिन दूसरी तरफ डेविड की बहन जोर जोर से म्यूजिक चलाकर डांस कर रही होती है ताकि उसका दोस्त अच्छा फील करे। इसी बीच उस दोस्त की हालत और बिगड़ने लगती है क्योंकि अब वो खुद पर काबू खो चुका होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है, उसकी शक्ल डरावनी हो जाती है। डेविड की बहन डर के मारे चीख पड़ती है और अपने दोस्त को लेकर वहां से भाग जाती है। उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच रही होती है, लेकिन भागते भागते एर्नी अपने ही लैंडलॉर्ड पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। उसके कपड़े खून से सने होते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। उसकी आंखों में अब इंसान नहीं, किसी और ही आत्मा की झलक होती है। जब वो पुलिस से बात नहीं करता तो पुलिस वाला उसके खून से सने कपड़ों की तरफ इशारा करके कहता है तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और यहीं से कहानी एक और भी खतरनाक मोड़ ले लेती है। अब हम देखते हैं कि एर्नी एड और लोरेन के सामने बैठा होता है। वो उससे साफ शब्दों में कहते हैं हमें ये जानना है कि तुम्हारे अंदर कोई सोल है या नहीं। अगर है तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। वो उसे बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं। तर्क साफ है, अगर उसके अंदर कोई दुष्ट सोल या एंटिटी होगी तो वो उसे बाइबल पढ़ने ही नहीं देगी। अब एर्नी बाइबल पढ़ना शुरू करता है और हैरानी की बात यह होती है कि वो बिना किसी परेशानी के पूरी बाइबल पढ़ लेता है। इसका मतलब साफ है, उसके अंदर उस वक्त कोई सोल मौजूद नहीं थी। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। जिस आदमी की मौत हुई थी उसका केस बन चुका था और पुलिस उसे गिरफ्तार करने ही वाली थी। तभी वहां उस लड़के की लॉयर पहुंचती है। एड और लोरेन लॉयर को समझाने की कोशिश करते हैं इस लड़के ने मर्डर नहीं किया, उसके अंदर कोई और सोल थी, एक ऐसी एंटिटी जिसने उस आदमी को मार डाला। लेकिन लॉयर गुस्से में कहती है प्लीज असली दुनिया में आइए। कौन कोर्ट में इन बातों पर यकीन करेगा? लोग यही कहेंगे कि ये लोग क्राइम का इल्जाम किसी सोल पर डाल रहे हैं। वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं होती। तभी एड शांति से कहता है ठीक है, आज रात मेरे घर आइए। अगर आपको वहां विज्ञान या सच्चाई कुछ भी नजर नहीं आई तो आप बेझिझक उस लड़के को अरेस्ट करवा दीजिएगा। लॉयर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है ठीक है, मैं आऊंगी। अब अगला सीन कोर्ट का होता है, क्योंकि अब लॉयर खुद मान चुकी होती है कि ये काम किसी आम इंसान का नहीं है। वो जज से कहती है ये मर्डर किसी सोल ने किया है, लेकिन जज उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। वो इसे फिजूल बहाना कहता है और फैसला सुना देता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। फिर भी जाते जाते लॉयर कहती है हम इस लड़के को अंदर से इनोसेंट मानते रहेंगे, क्योंकि वो खुद भी जानता है कि उसने ये मर्डर नहीं किया। इसके पीछे जरूर कोई सोल है। अब एड और लोरेन इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद शुरू करते हैं। वो पुरानी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उस घर तक पहुंचते हैं जहां डेविड पहली बार डरा था। वो वही कमरा होता है जहां पहले एक वाटर बेड था। जब डेविड उस वाटर बेड पर खेल रहा था, उछल कूद कर रहा था, तभी अचानक बेड के अंदर से किसी का हाथ बाहर आता है और डेविड को पकड़ लेता है। कमरे में पड़ा क्रॉस उल्टा हो जाता है और जमीन तक टूट जाती है। एक्सॉर्सिस्ट डेविड की मां को बताते हैं इस घर में कुछ बहुत पुराना और खतरनाक है। इसके बाद एड और लोरेन उस कमरे के नीचे बने हिस्से में जाते हैं। जैसे ही लोरेन वहां जाती है, वो देखती है वहां कई अजीबोगरीब निशान बने हैं और एक डरावना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वो उसकी तस्वीर लेती है और ऊपर आकर सबको दिखाती है। सब हैरान रह जाते हैं। सब कहते हैं हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। यहां तक कि एक फादर भी कहता है मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं देखी। वो उन्हें सलाह देता है इस बारे में किसी सीनियर फादर से बात करो। जब ये लोग दूसरे फादर के पास जाते हैं तो वो चीज देखते ही चौंक जाता है। वो कहता है ये चीज मैंने पहले कहीं देखी है।
लेकिन कभी इस रूप में नहीं। फिर वो उन्हें अपनी खास कलेक्शन दिखाने ले जाता है और यहीं से कहानी एक और खौफनाक मोड़ ले लेती है। अगले ही सीन में हम एक रहस्यमयी औरत को देखते हैं जो किसी खतरनाक ब्लैक मैजिक की तैयारी कर रही होती है। उसके सामने एक अजीब सी टेबल रखी होती है जिस पर काले जादू के चिन्ह बने होते हैं। उसी टेबल पर एक लड़के की फोटो भी होती है जो एर्नी की होती है। वो औरत आंखें बंद करके किसी अनदेखी ताकत को बुलाने लगती है। उसका चेहरा इतना डरावना हो जाता है कि देखने वाले को लगता है जैसे उसके आसपास कोई और भी मौजूद है, जैसे वो अकेली नहीं बल्कि किसी डार्क टीम का हिस्सा है। कुछ समय बाद एड और लॉरेन वॉरेन एक डिटेक्टिव से मिलते हैं। डिटेक्टिव बताता है कि ऐसा ही एक केस वो पहले भी देख चुका है, एक ऐसा केस जिसमें डेमोनिक पजेशन शामिल था। लेकिन जब लॉरेन कहती है कि इस बार मामला किसी एक शैतान का नहीं बल्कि पूरी शैतानी ताकतों की साजिश का है, तो डिटेक्टिव पीछे हट जाता है। फिर तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले मर्डर हुए थे। डिटेक्टिव बताता है कि वहां 2 लड़कियां थी लेकिन सिर्फ एक की बॉडी मिली थी। लॉरेन वहां खड़े होकर उस पूरी घटना को महसूस करने लगती है। उसे साफ दिखता है कि कैसे एक लड़की के अंदर शैतान घुस गया था और उसने अपनी ही दोस्त को मार डाला। अचानक लॉरेन एक विजन में फंस जाती है और दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे पहुंच जाती है। नीचे गहरा पानी होता है। तभी पानी के अंदर से कोई साया उसे खींचने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर एड आकर उसे बचा लेता है। लॉरेन को तब एहसास होता है कि जो दूसरी लड़की गायब थी उसकी बॉडी इसी नदी में है। बाद में पुलिस वहां से उसकी लाश बरामद कर लेती है। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लॉरेन मृत लड़की का हाथ पकड़ती है और सच्चाई जानने की कोशिश करती है। तभी वो एक और भयानक विजन में चली जाती है। उसे वही ब्लैक मैजिक वाली टेबल दिखाई देती है और उसके सामने खड़ी होती है एक औरत जो इस पूरे काले जादू की मास्टरमाइंड होती है। लॉरेन उसका चेहरा भी देख लेती है। वो औरत बेहद अजीब और डरावनी होती है। लेकिन तभी रियल वर्ल्ड में एक डेमोनिक एंटिटी लॉरेन पर हमला करने वाली होती है। एड उसे चिल्लाकर रोकता है और कहता है, सब छोड़ दो, उस विजन से बाहर आओ। विजन टूटता है और उन्हें एक रहस्यमय किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है कि ब्लैक मैजिक कैसे किया जाता है और उन चुड़ैलों को कैसे रोका जा सकता है। इसी दौरान एड पर भी शैतानी असर होने लगता है। एक पल के लिए वो हाथ में चाकू उठा लेता है और अनजाने में अपनी ही पत्नी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसका जूनियर वक्त पर उसका हाथ पकड़ लेता है। बाद में लॉरेन एक सीनियर फादर से मिलती है। फादर उसे एक किताब दिखाते हैं जिसके कवर पर एक बच्चे की फोटो लगी होती है। लॉरेन पूछती है, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? फादर जवाब देते हैं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। सच्चाई सामने आती है कि वही लड़की, वही चुड़ैल फादर की बेटी होती है। आखिरी टकराव में वही चुड़ैल अपने ही पिता को मार देती है। लॉरेन वहां मौजूद होती है और उस ब्लैक मैजिक वाली टेबल को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन टेबल बेहद भारी होती है। अब वो अकेली होती है, अंधेरे में, और मौत उसके बिल्कुल सामने होती है। दूसरी ओर एड अपनी पत्नी को महसूस कर लेता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एर्नी अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वजह यह थी कि जेल में रहते हुए उस पर 2 बड़े आरोप थे, एक मर्डर का और दूसरा ये कि उसके अंदर कोई अजीब सी ताकत बार बार आ जाती थी। उसकी बॉडी अजीब तरीके से मूव करने लगती है, आवाज बदल जाती है और उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखता है जो नॉर्मल इंसान का नहीं हो सकता। उधर दूसरी ओर विच अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके एड को पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है और उसे हुक्म देती है कि वो हैमर से अपनी ही पत्नी को मार दे। एड का ना खुद पर काबू ना दिमाग पर। वो हाथ में हथौड़ा लेकर अपनी बीवी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में उसका पुराना वक्त घूमने लगता है। पहली मुलाकात, शादी, परिवार, बच्चे। उसे याद आता है कि वो अपनी बीवी और फैमिली से कितना प्यार करता है। यही यादें उसे शैतान के कंट्रोल से बाहर निकालने लगती है।
धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगता है और फिर वो हथौड़ा उठाकर उस शैतानी टेबल पर वार करता है जिस पर विच सालों से ब्लैक मैजिक करती आ रही थी। वो टेबल जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया था, लेकिन एड उसे तोड़ देता है। जैसे ही वो टेबल टूटती है, विच की ताकत खत्म होने लगती है। वो कमजोर पड़ जाती है और आखिरकार मारी जाती है। उधर उसी पल एर्नी भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो डेमोन और आत्माएं उसके शरीर पर कंट्रोल कर रही थी वो बाहर निकल जाती है। ब्लैक मैजिक का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अंत में हम देखते हैं कि कोर्ट अब भी इस बात पर यकीन नहीं करती कि कोई इंसान शैतानी ताकतों के वश में आ सकता है। इसी वजह से एर्नी को 5 साल की सजा सुना दी जाती है। दर्द की बात यह है कि सच सामने होने के बावजूद कानून उसे मानने से इनकार कर देता है। फिर भी प्यार जीत जाता है। डेविड की बहन उससे शादी कर लेती है और जेल में भी उससे मिलने जाती रहती है। बाकी सारे केस सॉल्व हो चुके थे। जो डेमोन्स लोगों की बॉडी में घुसकर उन्हें परेशान कर रहे थे वो सब जा चुके थे। ब्लैक मैजिक का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था। और इसी के साथ ये खौफनाक लेकिन सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी खत्म होती है। कंजूरिंग पार्ट 3 हमें ये सिखाती है, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अगर इंसान का प्यार और इरादा मजबूत हो तो वो शैतान को भी हरा सकता है। हर सच को कानून नहीं मानता, लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको ऐसी ही डरावनी सच्ची घटनाओं से जुड़ी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।